नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बंगाल में वोट के लिए जंग में धर्म छिड़ चुका है। मुसलमान एक बहुत बड़ा फैक्टर बंगाल में है, तो जवाब में राम, माँ दुर्गा और देवी सरस्वती के जय घोष भी अपनी जगह हैं। सबके अपने अपने वोट देवता हैं, सबके अपने अपने वोट धर्म हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। তো তুমি এগিয়ে বলো, এই শিশুর কণ্ঠে আওয়াজ তোলো। चुनावी शंखनाद, बंगाल में धर्म युद्ध। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहाँ सिंडिकेट का राज रहेगा। আর জেল টেল দেখি প্লিজ আমাদের ভয় দেখাবেন না। আমাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া অত সহজ নয়। जय श्री राम का नारा, माँ दुर्गा का सहारा। बंगाल में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? ছিল অসুরদের দলে হাজারে হাজারে লোক আর মা দুর্গা একা 10 হাতে নিয়ে। दीदी या भाईजान, मुसलमानों पर घमासान। पब्लिक मीटिंग करना चाह रहा हूं, तो आप क्यों इजाजत नहीं देते मेरे को? जितना वादा किए थे उतना तो वादा कंप्लीट नहीं हुआ। वो एक लड़का है। फुरपुरा शरीफ के जितना भी लीडर है, धार्मिक लीडर है, सब हमारा साथ है। चुनावी कर्म है, लेकिन बंगाल में सब कुछ धर्म है। बंगाल के चुनाव में मुस्लिम एक बड़ा फैक्टर है। जय श्री राम के नारे बनाम जय सिया राम और माँ दुर्गा के पीछे भी मुस्लिम फैक्टर ही काम कर रहा है। बीजेपी ममता पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर बहुसंख्यकों को रिझाने की कोशिश में लगी है, तो ममता इस फ्रंट पर भी बीजेपी को टक्कर देने में जुटी है। ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? सरस्वती पूजा नहीं होता। उन्होंने सरस्वती पूजा शुरू किया। ओके जिज्ञेस करो, सरस्वती पूजा मंत्र बोल आगे सरस्वती पूजा मंत्र बोल। दुर्गा पूजा भी ममता जी नहीं करने देता। बल दुर्गा पूजा नहीं करने देता तो 28,000 क्लब को 50,000 रुपया ऐसे ऐसे मिलते। बंगाल में करीब 27% मुस्लिम आबादी है, जिस पर ममता बनर्जी की गहरी पैठ है। चुनाव दर चुनाव मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन बढ़ा ही है। जहां 2011 के विधानसभा चुनावों में 41% मुस्लिम मतदाताओं ने ममता को वोट दिया, वहीं 2016 में 50% का साथ मिला। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में जब बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा, तो 70% मुस्लिम वोटर्स ने ममता की ही पार्टी को वोट दिया। मुस्लिम फैक्टर का ही कमाल रहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण बंगाल में ममता की झोली सीटों से भर दी गई। सिर्फ 9 जिलों से टीएमसी को 22 में से 19 सीटें मिली। अगर विधानसभा के लिहाज से समझा जाए तो 138 सीटें बैठती हैं और ये सीटें हैं 9 जिलों की। कोलकाता, उत्तरी 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना, नदिया, हावड़ा, हुगली, बर्धमान, बीरभूम, पूर्वी मिदनापुर, ये 9 जिले बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी यहाँ सेंधमारी कर पाएगी? जय श्री राम का नारा जो आक्रोश के साथ सुनाई पड़ता है, वो आक्रोश ममता बनर्जी की सरकार की तुष्टीकरण की, अपीसमेंट की, वोट बैंक की राजनीति की जो इंतहा हो गई है, लिमिट आ गई है इसकी। अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए ममता बनर्जी का सामाजिक कल्याण विभाग हर साल 1200 करोड़ रुपए खर्च करता है। ममता की 11 योजनाओं का लाभ भी इन्हीं परिवारों तक पहुंचाया जाता है। फुरपुरा शरीफ के जितना भी लीडर है, धार्मिक लीडर है, सब हमारा साथ है। तो आपको मेन सेकुलरिज्म का साथ में है। जो आपका वोट बैंक है, आपको चिंता है कि वो स्प्लिट हो सकता नहीं, है? हमारा वोट बैंक कभी भी स्प्लिट नहीं होगा, जुड़ेगा। इस बार ममता का खेल बिगाड़ने में ओवैसी और फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी जुट गए हैं। जाहिर है मुस्लिम वोट टीएमसी से जितना छिटके, बीजेपी की किस्मत उतनी चमकेगी।
दशकों तक बंगाल की राजनीति मुस्लिम तुष्टीकरण की धुरी पर टिकी रही। चाहे वाम हो, कांग्रेस हो या टीएमसी, बंगाल की राजनीति पर हमेशा से ही मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति हावी रही। लेकिन जब से बीजेपी ने जय श्री राम की राजनीति शुरू की, बंगाल की राजनीति में तुष्टीकरण के साथ साथ सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति भी हावी होने लगी, जो आगे चलकर बीजेपी के राम और टीएमसी की दुर्गा में तब्दील हो गई। कैमरामैन तापस बायरी के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। बंगाल में मुसलमान वोट पर सबकी नज़र रहती है और कभी मुस्लिम वोट बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस और टीएमसी में बटा करता था, लेकिन समय के साथ साथ मुसलमानों के वोट बैंक पर ममता बनर्जी का एकाधिकार हो गया। इस बार लेफ्ट कांग्रेस पीरजादा की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ये मोर्चा कुछ कमाल दिखा पाएगा? ममता के मुसलमानों के वोट बैंक में ये मोर्चा सेंधमारी कर पाएगा? कभी कांग्रेस बंगाल में बड़ी ताकत थी, सत्ता में थी, लेकिन इस बार उनके नेता ही बंगाल से दूरी बनाए हुए हैं। कांग्रेस की अजीब स्थिति है। केरल में लेफ्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा जोर लगा रही है, तो बंगाल में ममता के खिलाफ लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। 2019 के बाद लेफ्ट फ्रंट का ये पहला ब्रिगेड समावेश है। ब्रिगेड कोलकाता के बीचों बीच एक पैरेड ग्राउंड है, जहां पे बहुत सालों से लेफ्ट हर साल अपना पब्लिक मीटिंग करता आ रहा है। लेकिन इस साल अगर हम देख ले, ये सिर्फ लेफ्ट की एक पब्लिक मीटिंग नहीं है, इसमें कांग्रेस और न्यूली फॉर्म्ड आईएसएफ इंडियन सेक्युलर फ्रंट, जिसको हेड कर रहे अब्बास सिद्दीकी, पीरजादा फुरफुरा शरीफ, ये तीनों पार्टियों का ये समावेश। इस कांग्रेस लेफ्ट के गठबंधन के साथ भी एम फैक्टर भी जुड़ा है। गठबंधन का एक साथी इंडिया सेक्युलर फ्रंट है, जिनमें मुखिया पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कभी ममता के समर्थक थे, लेकिन इस बार चुनौती दे रहे हैं। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का 120 मस्जिदों पर असर है। कांग्रेस और लेफ्ट का मुस्लिम वोटरों पर अच्छी खासी पैठ रही है। ये मोर्चा मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करता है, जो सीधा सीधा ममता की पार्टी पर चोट होगी। বিপদে রয়েছে, এর দাদাগিরিতে কেউ কথা বলতে পারে না, একমাত্র পানির বাচ্চারা কথা বলে। অধিনায়কের চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেল, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ভোট করো, আগামী দিন 2021-এ মমতাকে জিরো করে আমরা দেখিয়ে দেব। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी एक ऐसे नेता हैं जो ममता बनर्जी के परंपरागत मुस्लिम वोटर्स को नुकसान पहुंचाने की कुव्वत रखते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा से सटे जिलों पर अच्छा खासा प्रभाव है पीरजादा का, खासतौर पर उत्तर दक्षिण 24 परगना और हुगली में। लेकिन फुरफुरा शरीफ में फूट से ममता को थोड़ी राहत मिली है। फुरफुरा शरीफ के दूसरे नेता तोहा सिद्दीकी ने ममता से मुलाकात कर संकेत दे दिया कि मुसलमानों में ममता की पैठ खत्म होने वाली नहीं है। अब देखना है कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के खेमे तक कितना मुस्लिम वोट खींच पाते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 44 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर थी, मुख्य विपक्षी पार्टी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ साथ लेफ्ट को भी भारी झटका लगा। कांग्रेस तो सिर्फ 2 सीट तक सिमट गई। लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ लेफ्ट भी है और पीरजादा अब्बास की पार्टी भी है। सभी का अपना जनाधार रहा है। अब देखना है कि ये तिकड़ी कुछ कमाल भी दिखाती है या फिर किसी का खेल बनाने और बिगाड़ने तक ही सिमट जाती है। माना जाता है कि ट्रेडिशनली मुसलमान वोट जो है वो तृणमूल के खाते में गिरती है, ममता बनर्जी के साथ चलती है। लेकिन इस बार देखना ये लाजमी हो जाएगा कि क्या ममता बनर्जी को छोड़कर आईएसएफ, कांग्रेस और लेफ्ट की इस अलायंस को मुसलमान अपना वोट देगी कि नहीं। कैमरा पर्सन आलोक कुमार दास के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, कोलकाता। तो बंगाल में इस बार ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक पर भी उनके प्रतिद्वंद्वियों की नज़र है। लेकिन आपको याद होगा बिहार में ओवैसी ने आरजेडी का खेल बिगाड़ दिया था और ओवैसी अब बंगाल में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। तो बंगाल में कुछ कमाल की उम्मीद भी कर रहे हैं। ओवैसी की पार्टी मुस्लिम बहुल इलाकों की 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये 50 सीटें ममता बनर्जी के गढ़ वाली सीटें हैं। तो क्या ओवैसी ममता को नुकसान पहुंचाएंगे?
जगह साहब के साथ ठहरेंगे और वो उनके साथ रहेंगे, उनका जो फैसला होगा हम उनके साथ जाएंगे। नाम क्यों लेते हैं? यहाँ पे आना चाहते हैं? बंगाल की जंग में फायर ब्रांड नेता ओवैसी भी बड़े किरदार हैं। बिहार फॉर्मूले को अपनाते हुए ओवैसी मुस्लिम बहुल 50 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी में, खास तौर से यूथ में एक चर्निंग है, एक डिजायर है कि हमारा पॉलिटिकल रेलेवेंस हो, हमारी एक पॉलिटिकल लीडरशिप बने, जो हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है। हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी अगर यूथ अगर आकर डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करेगा तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। ये अनफॉर्चुनेट है कि टीएमसी गवर्नमेंट हमारे को परमिशन नहीं दे रही है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ओवैसी फैक्टर जितना काम करेगा मुस्लिम वोटों में उतनी ही सेंधमारी होगी, ममता को उतना ही नुकसान होगा और बीजेपी को उतना ही फायदा। यही वजह है कि ओवैसी के बंगाल में एंट्री ममता बनर्जी को परेशान कर रही है। एक जो आपका वोट बैंक डेंट करने की कोशिश हो रही है वो मुस्लिम वोट बैंक के बारे में पूछना चाहता हूं, क्योंकि असुद्दीन ओवैसी ने बिहार में क्यों इसका नाम करते हैं, पॉपुलर करते हैं आपको टीवी में बोल के? नाम क्यों लेते हैं? यहाँ पे आना चाहते हैं? आने चाहते हैं, आने चाहते तो खाने दीजिए ना, खाने दीजिए, आने दीजिए, भोजने दीजिए, रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन ये सब लोगों को नाम करके आप लोग पॉपुलैरिटी बना देता है। ओवैसी को पता है कि बंगाल में क्या करना है और कैसे करना है। यही कारण है कि बंगाल आते ही सीधे वो फुरफुरा शरीफ के दर पर पहुंचे। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ बैठक भी की, लेकिन बात नहीं बनी। अब सवाल ये है कि क्या बिहार की तरह ओवैसी बंगाल में भी गेम चेंजर बनेंगे? বিভাজন করা, ওদের হচ্ছে ডিভাইড অ্যান্ড রুল। ব্রিটিশ করেছিল ডিভাইড অ্যান্ড রুল, এরা সমাজের মধ্যে ডিভিশন করার চেষ্টা করছে, কিন্তু বাংলায় যাই করুক সমাজকে ডিভাইড করতে পারবে না। ओवैसी को मुसलमानों की सियासत करने में कोई परहेज नहीं है, क्योंकि वो खुद को देश में मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता मानते हैं। लेकिन बंगाल के धर्म युद्ध में उनकी जंग आसान नहीं है, क्योंकि टक्कर ममता बनर्जी से है। कोलकाता से अनुपम मिश्र और सूर्याग्नि के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस में असंतुष्टों की आवाज को बुलंद करने वाले गुलाम नबी आज़ाद ने आलाकमान की मुसीबतें बढ़ाने वाला एक बयान दे दिया। गुलाम नबी आज़ाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि पीएम मोदी से लोगों को सीखना चाहिए कि सफलता की बुलंदियों पर पहुंचकर भी कैसे अपने आप को संभाला जाता है। मुझे बहुत सारी लीडरों की बहुत अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। अब जैसे मैं खुद गाँव का तो मुझे बड़ा फख्र होता है कि बड़े लीडर हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गांव से, मैं था कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाय में। सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। और जो वही आपने अपनी असलियत छुपाई तो आप एक मसनवी दुनिया में रहते हैं, एक आरजी दुनिया में रहते हैं। आदमी को फख्र होना चाहिए। मैं दुनिया भर घूमा हूं, 100 देशों में भी घूमा हूं, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में रहकर। लेकिन जब मैं गांव के लोगों के साथ बैठता हूं, चाहे उनके कपड़े उतने धुले नहीं हो, कम हो, लेकिन उसकी एक अलग खुशबू और मजा आ जाता है। उसकी अलग ही खुशबू, वहां इत्र डालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अलग है, क्योंकि उसमें हम पैदा हुए, उसमें हम बड़े हैं। आज जो हम दुनिया में रहते हैं वो मसनवी दुनिया है, उसमें पोजीशन की वजह से हमारा आदर किया जाता है, इज्जत की जाती। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, महाराष्ट्र के एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। ये मंत्री महाराष्ट्र के वन मंत्री हैं, शिवसेना के थे। संजय राठौड़ ने उद्धव कैबिनेट से अपना इस्तीफा दे दिया है और संजय राठौड़ ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि उनके इस इस्तीफा देने के पीछे कारण क्या है, वजह क्या है, क्यों संजय राठौड़ ने अपना ये इस्तीफा दिया है। संजय राठौड़ शिवसेना के ही नेता हैं और जब उद्धव सरकार बनी तो उन्हें वन मंत्रालय का विभाग दिया गया। तो महाराष्ट्र के मंत्री संजय राठौड़ का ये इस्तीफा क्या संकेत करता है? क्या
उद्धव से उनकी ठीक नहीं चल रही थी। आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि संजय राठौर ने इस्तीफा दिया? इस बारे में और जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है, लेकिन इस वक्त खबर यही है कि महाराष्ट्र के वन मंत्री ने इस्तीफा दिया है। पुणे में एक महिला की मौत के आरोप में भी घिरे थे महाराष्ट्र के मंत्री संजय राठौर, और क्या वजह यही मानी जा रही है? आइए सीधे लिए चलते हैं कमलेश सुतार हमारे संवाददाता के पास। कमलेश, अगर संजय राठौर ने इस्तीफा दिया है तो क्या ये पुणे वाला महिला की मौत वाला जो मामला है उसी के बाद इस्तीफा इन्होंने दिया है या इनसे इस्तीफा लिया गया है? देखिए, दोनों वजह। आज दिन भर अटकलों का बाजार गर्म था कि संजय राठौर इस्तीफा देंगे। कल से महाराष्ट्र का बजट सत्र शुरू हो रहा है और लगातार पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से संजय राठौर का नाम इस पूरे मामले में जोड़ा जा रहा था, 22 वर्षीय युवती ने आत्महत्या कर ली थी और लगातार विपक्ष भी इस बात को लेकर दबाव बनाया रहा था। शिवसेना में विशेषकर इस बात को लेकर दबाव बढ़ रहा था मुख्यमंत्री को लेकर, क्योंकि पार्टी की इस मामले में बदनामी हो रही है। पार्टी को लगातार आरोपों का सामना करना पड़ रहा है और इसी मामले पर कल बजट सत्र शुरू होना है। आज शाम को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बजट सत्र के पूर्व संध्या पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और इससे महज कुछ घंटे पहले संजय राठौर मुख्यमंत्री से मिलने मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास स्थान वर्षा पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने हमारे सूत्रों के अनुसार अपना इस्तीफा सौंपा। मुख्यमंत्री से गुजारिश की है कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए और एक तरह से बजट सत्र जो बहुत चर्चा हो सकती थी, विपक्ष इसको लेकर आक्रामक हो सकता था, इससे पहले ही संजय राठौर ने अपना इस्तीफा देकर इस मामले की एक तरह से कहा जाए कि अपने आप को इससे अलग बना दिया है। बहुत धन्यवाद कमलेश सुतार, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। महाराष्ट्र के मंत्री संजय राठौर ने अपना इस्तीफा दिया है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। एक टिकटॉक स्टार लड़की है जिसकी मौत के मामले में संजय राठौर का नाम आया था और शिवसेना में ही उनके खिलाफ आवाज उठने लगी थी। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।